हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कि स्टैटिक एरे क्या होता है और डायनेमिक एरे क्या होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, मींस कैसे उसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब ये स्टैटिक एरे क्या है और डायनेमिक एरे क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी एलोकेशन एरे इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मींस मेमोरी एलोकेशन के बेस पर एरे को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हो या एग्जीक्यूट करते हो तो वो कहाँ पर लोड होता है, सबसे पहले वो आपके रैम के अंदर लोड होता है, मींस मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है। तो जब भी कोई आपका प्रोग्राम मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है तो उसको क्या है, एक स्पेस एलोकेट होता है। आप मान लीजिए कोई 10 प्रोग्राम चला रहे हो तो हर प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर यानी रैम के अंदर स्पेस एलोकेट होगा। अब जो वो प्रोग्राम को स्पेस एलोकेट हुआ वो कई सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैंने मेन मेमोरी का एक सिनेरियो लिया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये जो आउटसाइड वाली जो मेमोरी है, मैं इसको मैंने मेन मेमोरी कंसीडर किया है। और जो आप ये इनसाइड देख पा रहे हो जिसमें मैंने सेक्शन बनाए हुए हैं, ये मान लीजिए हमारे प्रोग्राम को मेन मेमोरी के अंदर स्पेस एलोकेट हुआ है। अब जो आपका जो ये जो आपका प्रोग्राम की जो मेमोरी है ये कई सेक्शंस में डिवाइड होती है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 ही सेक्शन लिए हैं, जो कि है आपके कोड सेक्शन, स्टैक सेक्शन और हीप सेक्शन। अब इसमें से भी जो आपका हीप सेक्शन होता है वो स्टैक सेक्शन से नीचे होता है, लेकिन स्टैक सेक्शन आपका ऊपर होता है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए क्या कि हीप सेक्शन को ऊपर लिख दिया है और स्टैक सेक्शन को नीचे लिख दिया है। अब इसके अंदर जो आपका स्टैक सेक्शन है और हीप सेक्शन की क्या खासियत होती है, जो आपका स्टैक सेक्शन होता है उसको भी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी मिलती है, लेकिन जो आपका हीप सेक्शन होता है उसकी क्या खासियत है, वो हमारी ज़रूरत के अनुसार ग्रो और श्रिंक हो सकता है। आई होप आपको इतना पता होगा। अब मान लीजिए जब आपका प्रोग्राम लोड हुआ, मान लीजिए आपने उस प्रोग्राम के अंदर कोई एरे को डिक्लेयर किया है या फिर उसको इनिशियलाइज भी किया है, तो क्या होगा, जब आपका वो प्रोग्राम रन होगा तो उस एरे को कहीं ना कहीं तो आपके प्रोग्राम की जो मेमोरी है उसके अंदर जगह मिलेगी। मींस उस एरे को किसी ना किसी सेक्शन में तो स्पेस मिलने वाला है। अब वो स्पेस उस एरे को कौन से सेक्शन में मिलेगा, इसी के बेस पर हमने एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें से पहला है आपका स्टैटिक एरे और दूसरा है आपका डायनेमिक एरे। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कहा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप दोबारा इसको रिवाइंड करके सुन सकते हो, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब ये स्टैटिक एरे क्या है और डायनेमिक एरे क्या है। तो स्टैटिक एरे क्या है, एन एरे हुज साइज इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। आपको पता होगा कंपाइल टाइम क्या होता है, जब भी आपका कोई प्रोग्राम रन होता है या एग्जीक्यूट होता है तो वो रन या एग्जीक्यूट होने से पहले क्या होता है, कंपाइल होता है। तो मीन्स वही ये कंपाइल टाइम है कि एन एरे हुज साइज इज डिसाइडेड एट कंपाइल टाइम। या तो उसका जो साइज है, जो हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं उसका साइज, जैसे कि आप 5 साइज के एरे बना रहे हो या 6 साइज के एरे बना रहे हो, यदि उसका साइज आप कंपाइल टाइम पर ही दे देते हो और या फिर उसको मेमोरी एलोकेट होती है ऑन द स्टैक, जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं जो हमारे सेक्शंस होते हैं, यदि उसको मेमोरी एलोकेट होती है स्टैक सेक्शन के अंदर तो उस एरे को हम क्या कहेंगे, स्टैटिक एरे करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टैटिक एरे क्या होता है। अब देखते हैं कि डायनेमिक एरे क्या होता है। एन एरे whose size is decided either at compile time और run time। एक ऐसा एरे जिसका जो साइज है या तो वो कंपाइल टाइम पर डिसाइड हो जाए या फिर रन टाइम पर डिसाइड हो जाए। एंड मेमोरी एलोकेट ऑन द हीप सेक्शन। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हीप सेक्शन। यहाँ पे क्या होता था, स्टैक सेक्शन पे, यहाँ पे क्या है आपका हीप सेक्शन। मीन्स अगर उसको मेमोरी मिलती है हीप सेक्शन के अंदर तो उस एरे को हम क्या कहेंगे, डायनेमिक एरे। आई होप आपको दोनों का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। जो स्टैटिक एरे होते हैं उनको हमारी मेमोरी कहाँ पर मिलती है, स्टैक सेक्शन पर, और जो हम डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं उनको मेमोरी कहाँ पर मिलती है, हमारे हीप सेक्शन पर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठ सकता है कि जब हमारे पास जो स्टैटिक एरे है, जो हम बना रहे हैं, जब उसको हमारी मेमोरी स्टैक पर मिल रही है तो फिर हमें हीप सेक्शन की क्या जरूरत है। तो चलिए अब इस बात को समझते हैं। तो आपको पता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आपके अंदर जो आपके पास जो स्टैक सेक्शन है इसकी जो मेमोरी होती है वो लिमिटेड इन साइज होती है, लेकिन जो आपका हीप सेक्शन है वो हमारी ज़रूरत के अनुसार आपके मेन मेमोरी के अंदर ग्रो एंड श्रिंक कर सकता है। अभी तो यहाँ पर मैंने सिर्फ यहाँ तक इतना ही दिखाया है, हो सकता है यहाँ तक भी हो, यहाँ तक भी हो, अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रो और श्रिंक होता रहता है। तो आप भी एक बात सोचिए, मान लीजिए अगर आपको किसी
एरे को डिक्लेयर करना हो, यदि आप उसका साइज जो आपका स्टैक का सेक्शन है उसके साइज से कम रखते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स मान लीजिए आपके जो स्टैक का साइज है वो 1 MB है और जो आपने एरे डिक्लेयर किया है मान लीजिए वो 2 बाइट का है या 512 KB का है, इस तरीके से है, तो मीन्स ये जो आपने एरे डिक्लेयर किया उसका साइज आपका स्टैक सेक्शन से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोच सकते हो कि अगर मान लीजिए आपने एरे का साइज स्टैक के भी साइज से मैं बहुत ज़्यादा डिक्लेयर कर दिया, मान लीजिए आपने 2 MB का एरे डिक्लेयर कर दिया, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगा कि वो जो एरे है आपका कहाँ पर मेमोरी लेगा, आपके स्टैक सेक्शन के अंदर, तो उस एरे की जो मेमोरी है वो आपके स्टैक सेक्शन की मेमोरी से ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी, स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अगर स्टैक ओवरफ्लो हुआ तो आपका प्रोग्राम क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। अब इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई बड़े साइज का एरे डिक्लेयर करना है तो रिकमेंडेशन यही होती है कि आप उसे डायनेमिकली क्रिएट करें। अब देखते हैं कि तो जब हम डायनेमिकली उसको क्रिएट करेंगे तो उसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, आपके हीप सेक्शन में। अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्टैक सेक्शन के अंदर एक एरे क्रिएट करते हैं, मतलब कैसे हम स्टैटिक एरे क्रिएट करते हैं और कैसे हम डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं। तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे C या C++ के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हमारे स्टैक के अंदर एरे का एलोकेशन होता है और हीप के अंदर कैसे एलोकेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक एरे। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड मेन जो आपका C प्रोग्राम या C++ के अंदर जो फंक्शन होता है वो लिया है और इसके अंदर मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ क्या किया है, एक 5 साइज का एरे बनाया है। अब जो साइज है आपका बिट बाइट में भी हो सकता है, KB में हो सकता है, आप यहाँ पे जो आपका स्टैक के साइज से आप कम ही कंसीडर करें। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक 5 साइज का एरे बनाया है। तो C के अंदर क्या होता है कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो जो हमारा एरे का साइज होता है वो कंपलसरी होता है कि वो आप उसे कॉन्स्टेंट ही डिक्लेयर करें। आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। किसके अंदर, सिर्फ C लैंग्वेज के अंदर। तो मान लीजिए आप अगर इस तरीके से डिक्लेरेशन का यूज करते हो तो क्या प्रॉब्लम होगी। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, जब आप प्रोग्राम बना रहे हो आपको जरूरत है कि आप सिर्फ एरे का जो साइज है वो 5 रखना चाहते हो, लेकिन मान लीजिए जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो आपको ज़रूरत महसूस हुई कि नहीं यार मुझे तो एरे का जो साइज है वो 7 रखना चाहिए था। तो आप क्या करोगे, फिर उस कोड को चेंज करोगे, मीन्स जो आपने एरे का साइज दिया उसको 7 करोगे। तो इससे क्या हुआ, आपको कोड में चेंज करना पड़ा। तो C++ वालों ने क्या सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जाए। तो C++ वालों ने क्या किया कि अब आप एरे के जो साइज की जगह पर आप किसी वेरिएबल का यूज कर सकते हो, लेकिन C लैंग्वेज के अंदर हमें जो ये साइज है कॉन्स्टेंट ही डिक्लेयर करना होता था। अगर आप C लैंग्वेज के अंदर अगर आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो वहाँ पे एरर आएगी। तो देखते हैं कि ये कोड C++ के अंदर क्या होगा। तो C++ के अंदर मैंने क्या किया है, एक इन टाइप का एक n वेरिएबल लिया है और हम क्या कहेंगे, यूजर से वैल्यू इंटर करने के लिए कहेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है cin के थ्रू। तो जो यूजर है आपका n की वैल्यू कितनी भी इंटर कर सकता है। अगर वो 7 इंटर करेगा तो एरे 7 साइज का होगा, यदि 5 इंटर करेगा तो एरे 5 साइज का होगा। तो इंट b, मैंने यहाँ पे एक एरे लिया है b और n की जो वैल्यू इंटर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी और उतने साइज का एरे आपका बन जाएगा। तो ये कोड होता है आपका किसके अंदर, C++ के अंदर। और इन दोनों ही डिक्लेरेशन में जो आपका एरे है उसको मेमोरी कहाँ पर मिलती है, आपके स्टैक के अंदर मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो जब आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मीन्स मेन फंक्शन जब आपका एग्जीक्यूट होगा तो ये कहाँ पर होगा, कोड सेक्शन के अंदर आएगा। तो मैं इसको कोड सेक्शन के अंदर लिख देता हूँ, वॉइड मेन। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये आपका कोड सेक्शन के अंदर होगा और जो इसके रेस्पेक्ट में जो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा, मीन्स इसके अंदर जो भी आपने डिक्लेरेशन की होंगी, चाहे वो एरे हो या कोई और वेरिएबल हो, वो सब कहाँ पे उनको मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, वो आपके स्टैक के अंदर होगी। तो C लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं तो क्या होगा, जो ए एरे होगा उसको आपके स्टैक के अंदर मेमोरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने ये इसको मेमोरी एलोकेट करा दी और इसी तरीके से जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, इसको भी इसके अंदर मेमोरी मिलने वाली है, तो इसको भी मेमोरी एलोकेट करा देते हैं। तो इसको भी हमने मेमोरी एलोकेट करा दी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टैटिक एरे का डिक्लेरेशन करते हैं और इस तरीके से उसको स्टैक के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है। अब चलिए देखते हैं कि हम डायनेमिक एरे कैसे बनाएं, मींस हम हीप के अंदर कैसे एरे क्रिएट करें। तो हीप के अंदर एरे क्रिएट करने के लिए आपको पता होगा कि हम क्या यूज करते हैं।
तो अगर आप सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो हम किसकी मदद से डायनेमिक एरे क्रिएट करते हैं, हम न्यू की मदद से सी के अंदर हम मैलॉक फंक्शन का यूज करते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। आई होप आपको पता होगा, जब हम न्यू या मैलॉक का यूज करेंगे तो उससे जो एरे क्रिएट होगा वो कहाँ पर क्रिएट होगा, आपके हीप के अंदर होगा। अब आपको ये भी पता होगा जो आपकी हीप मेमोरी है वो एक्सटर्नल टू द प्रोग्राम होती है, और हीप मेमोरी को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। तो हम चलो देखते हैं कि कैसे हम हीप के अंदर एरे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसके थ्रू हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले C++ का यूज किया है कि कैसे हम C++ का यूज करके हीप के अंदर एरे क्रिएट करते हैं। तो हीप के अंदर एरे क्रिएट करने के लिए या फिर डायनेमिक एरे क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, न्यू का यूज करते हैं। और वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक इंट p एक पॉइंटर लिया है और उसके अंदर क्या किया है मैंने, न्यू इंट एक 5 साइज का एरे बनाया है। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, रन टाइम पर भी इसका साइज डिसाइड कर सकते हो। जैसा कि हमने देखा है कि जो डायनेमिक एरे होता है उनका साइज या तो कंपाइल टाइम पर डिसाइड होता है या फिर रन टाइम पर भी होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कंपाइल टाइम पर जो साइज है उसका डिसाइड हो चुका है और यहाँ पे रन टाइम पे डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, हीप के अंदर एरे क्रिएट होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो जो हमारा इंट स्टार p है ये क्या है, हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो इसको मेमोरी कहाँ पर मिलेगी, हमारे इसके स्टैक के अंदर मिलेगी। तो चलिए इसको मेमोरी एलोकेट करा देते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा एक पॉइंटर हो गया p। अब जब हम न्यू की मदद से एरे क्रिएट करेंगे तो ये कहाँ पर क्रिएट होगा, ये आपके हीप में क्रिएट होगा। तो चलिए हीप में क्रिएट करते हैं। और जब हीप में एरे क्रिएट होता है तो उसका कोई भी नाम नहीं होता, ये भी आपको पता होगा। तो मान लीजिए ये आपका हीप के अंदर एरे क्रिएट हो गया है। और मान लीजिए हम इसका जो फर्स्ट बाइट है उसका एड्रेस मान लीजिए 500 है। तो क्या होगा, तो जो ये 500 एड्रेस है वो किसके अंदर आ जाएगा, आपके p के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका हीप के अंदर एरे क्रिएट होता है। अगर मान लीजिए हमें सी लैंग्वेज के थ्रू करना हो तो हम क्या करेंगे, हम मैलॉक फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमने इंट स्टार p एक पॉइंटर लिया जो कि हीप के अंदर जो एरे क्रिएट होगा उसका एड्रेस कंटेन करेगा। और हम क्या करेंगे, मैलॉक लिखेंगे, उसके बाद साइज ऑफ इंट, आप जिस टाइप का एरे क्रिएट करना चाहते हो उसका साइज इनटू आप जितने साइज का एरे क्रिएट करना चाहते हो उसका साइज लिख देंगे। ये तो आपका साइज जो है डिसाइड हो जाएगा कंपाइल टाइम पर। अगर आप चाहते हो कि रन टाइम पर एरे का साइज डिसाइड हो तो क्या होगा, आप वेरिएबल का यूज कर सकते हो। तो ये आपका कंपाइल टाइम रन टाइम के टाइम पर इसका साइज डिसाइड होगा। तो आपको ये भी पता होगा कि जो मैलॉक फंक्शन है वो उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, वॉइड, मीन्स वो वॉइड टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम अब एरे जो है हमने कैसा बनाया, इन टाइप का। तो हम क्या करेंगे, हमने पॉइंटर भी इन टाइप का लिया तो इसको हम स्टार कास्ट कर देंगे और ये इसका एड्रेस कंटेन करेगा। तो इसी तरीके से इसके लिए भी आपका हीप के अंदर एरे क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका हीप क्रिएशन, हीप के अंदर हम कैसे एरे क्रिएट करते हैं। तो अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये भी शायद आपको पता होगा कि जो हमारा स्टैक सेक्शन होता है उसके अंदर जब भी कोई वेरिएबल या कोई किसी भी फंक्शन का कोई एक्टिवेशन रिकॉर्ड ऑक्यूपाई होता है, जब वो फंक्शन खत्म होता है तो उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपके वेरिएबल होंगे, चाहे वो एरे हो या कोई अदर वेरिएबल हो, उन सब की मेमोरी रिलीज होती आती है। लेकिन हीप के अंदर क्या होता है, हीप के अंदर ऐसा नहीं होता। हीप के अंदर हमें खुद उनकी जो मेमोरी है वो रिलीज करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए हम उनकी मेमोरी को रिलीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, इससे मेमोरी लीक की प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं इसको समझाने के लिए चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए हमारा एक फंक्शन है, ये हमारा मेन फंक्शन हो गया, वॉइड मेन। और इसके अंदर चलो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इंट a = 5। ये मान लीजिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब इस मेन फंक्शन के अंदर मैं एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ। चलिए मैं इसका नाम फन दे देता हूँ, फन। और इस फन फंक्शन को मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को मैं मेन के आउटसाइड डिक्लेयर करूँगा। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर मैं क्या करता हूँ। मैंने ये फन फंक्शन लिया और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक इंट स्टार p नाम का एक पॉइंटर लिया और इसके अंदर मैं न्यू की मदद से एक डायनेमिक एरे क्रिएट करता हूँ, न्यू इंट। मान लीजिए अब मैं जो इसका जो साइज है वो मैं मान लीजिए 10 ले लेता हूँ, 10। तो ये मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो मैं फंक्शन है उसको मैं मल्टीपल टाइम कॉल कराना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा,
फन हो गया, फिर मैं एक बार इस फन को कॉल करा देता हूँ, फिर मैं इसको एक बार फिर कॉल करा देता हूँ। अब चलिए देखते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम होगी जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो देखो, जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, आपका मेन फंक्शन लोड होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपका, मान लीजिए मेन फंक्शन आपका यहाँ पर आ चुका है, और मेन फंक्शन के रेस्पेक्टेड में जो आपके एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो कहाँ पे लोड हो जाएंगे, आपके स्टैक सेक्शन में। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होगा। आई होप आपको स्टैक तो पता होगा कि स्टैक क्या होता है। ये एक के ऊपर एक एलिमेंट्स रखे जाते हैं और टॉप से ही इसमें इंसर्शन होता है और टॉप से ही इसमें आपके एलिमेंट्स डिलीट होते हैं। आने वाली वीडियो में हम स्टैक को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले जब आपका ये फंक्शन जो मेन फंक्शन कॉल होगा, जिसको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा, तो ये आपका यहाँ पे आएगा। तो इसके रेस्पेक्ट में अब इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या हो गया, ये ए। तो इस ए को कहाँ पर मेमोरी मिलेगी, स्टैक के अंदर मेमोरी मिलेगी। मान लीजिए स्टैक के अंदर यहाँ पर इसको मेमोरी मिल जाती है, तो ए, ये मान लीजिए ए इक्वल टू 5 यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, फिर ये फन फंक्शन को कॉल करेगा। तो फिर क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे फन फंक्शन आएगा आपका। अब फन फंक्शन जब कॉल होगा तो इसके अंदर जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, जो कि आपका एक पॉइंटर है, इसको मेमोरी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पी को भी हम मेमोरी एलोकेट करा देते हैं। तो चलिए, आपका ये पी पॉइंटर बनेगा, और पी पॉइंटर क्या कर रहा है, हमारा डायनेमिक एरे क्रिएट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके जो हीप सेक्शन के अंदर एक एरे क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए हम एक एरे क्रिएट कर देते हैं। तो ये मान लीजिए एक 5 साइज का, और क्या होगा, इसका एड्रेस इस पी के अंदर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा जब हमारा पहला फन फंक्शन कॉल होगा। अब देखते हैं, अब जब आपका फन फंक्शन जब फिनिश होगा तो क्या होगा। मान लीजिए अगर आपने इसकी मेमोरी रिलीज नहीं कराई, आप ये सोचिए आपने मेमोरी रिलीज नहीं कराई, तो क्या होगा। तो क्या होगा कि जब आपका फन फंक्शन खत्म होगा तो जो स्टैक है वो ऑटोमेटिक क्या करता है, जो आपका रिकॉर्ड क्लियर कर देता है। जब आपका फंक्शन खत्म होता है तो स्टैक के अंदर क्या है, आपका पी है। तो जब ये फन फंक्शन खत्म होगा तो क्या होगा, ये पी आपका खत्म होने वाला है। तो ये आपका जो एक कनेक्शन है ये टूट जाएगा। तो यहाँ से पी खत्म हो गया। लेकिन क्या हुआ कि आपके हीप के अंदर जो मेमोरी एलोकेट हुई थी, जो आपके एरे को, वो रिलीज नहीं हो पाई। मीन्स उसने मेमोरी को ऑक्यूपाई कर लिया। अब सेकेंड टाइम क्या होगा, जब आपका फन फंक्शन दोबारा से कॉल होगा तो फिर क्या होगा, फिर आपके पी को पी बनेगा, आपका दोबारा से पी बनेगा, और फिर पी के अंदर क्या होगा, एक और एरे क्रिएट होगा 5 साइज का ये, और इसका एड्रेस कहां पर आ जाएगा, इस पी के अंदर आ जाएगा। अब जब आपका फिर फंक्शन आपका जब एंड होगा तो क्या होगा, स्टैक तो अपनी मेमोरी रिलीज कर देगा, खत्म कर देगा। तो क्या होगा, लेकिन हीप सेक्शन के अंदर फिर आपका ये मेमो जो एरे था वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। तो हीप की मेमोरी क्या हुई, रिलीज नहीं हुई। तो फिर क्या होगा, फिर मान लीजिए फंक्शन जब थर्ड टाइम कॉल होगा, मान लीजिए फिर पी आपका बनेगा यहाँ पे, और फिर आपका क्या बनेगा, फिर आपका हीप के अंदर क्या बनेगा, एक 5 साइज का एरे बनेगा। ये मान लीजिए 5, और इसका एड्रेस कहाँ पर आ जाएगा, आपके पी में। अब फिर जब आपका फन फंक्शन एंड होगा तो क्या होगा, आपका ये पी फिर डिलीट होगा, लेकिन आपके हीप के अंदर जो एरे था वो एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि हमने मेमोरी को रिलीज नहीं कराया। तो इससे आप देख पा रहे होगे क्या हो रहा है कि आपकी जो हीप की मेमोरी है वो बढ़ती जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, ये मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है। तो हीप के अंदर एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम जब भी अगर डायनेमिक एरे बना रहे हैं तो उसे हमें रिलीज जरूर करना चाहिए, क्योंकि हीप के अंदर अपने आप मेमोरी रिलीज नहीं होती, उसको हमें रिलीज कराना होता है। तो हम कैसे मेमोरी रिलीज कराते हैं, तो सी के अंदर हम क्या लिखते हैं, जब भी हमें अपने जो एरे क्रिएट किया है, जो भी हीप के अंदर आपने क्रिएट किया है, अगर आपको उसकी जरूरत नहीं है तो जब भी आपका फंक्शन एंड हो तो आप क्या लिख सकते हो, फ्री, और उसके बाद उस पॉइंटर का नाम लिखें जिसके अंदर आपने उसका एड्रेस डाला है। तो फ्री पी, ये हम सी लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं, और सी प्लस प्लस के अंदर हम क्या करते हैं, डिलीट पी करते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके हीप के अंदर जो मेमोरी एलोकेट हुई होगी आपके एरे को या किसी भी
वेरिएबल को जिसको आपने डायनेमिक क्रिएट किया है उसकी मेमोरी रिलीज हो जाएगी और इससे आपकी जो मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये स्टैटिक एरे वर्सेस डायनेमिक एरे का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो रिकमेंडेशन क्या होती है कि यदि आप स्मॉल साइज का एरे क्रिएट कर रहे हो तो आप उसे स्टैटिक एरे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन आप अगर बड़े साइज का कोई एरे क्रिएट करना चाहते हो तो आप उसे क्या करें, हीप में ही क्रिएट करें। क्योंकि मान लीजिए आपने ये भी देखा होगा जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं CSE प्रोग्राम के थ्रू तो वो कहाँ पर मेमोरी एलोकेट होती है, उसको हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है, क्योंकि वो फाइल कितनी भी बड़ी हो सकती है। अगर मान लीजिए आप उसको स्टैक सेक्शन के अंदर लोड करते हैं तो क्या होता, उससे हो सकता था कि फाइल आपकी बहुत बड़ी हो और वो लोड ना हो पाए और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाए। तो इसी वजह से वो क्या होती है, आपकी हीप के अंदर लोड होती है। और आपको ये भी पता होगा कि किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइल पॉइंटर का हम यूज करते हैं। तो जो भी आपके रिसोर्सेज हो गए, जैसे आपके प्रिंटर हो गया या कोई भी आउटसाइड एक्सटर्नल रिसोर्स हो गया, तो वो सब कहाँ पे लोड होते हैं, आपके हीप मेमोरी के अंदर, और उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें पॉइंटर की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका स्टैटिक और डायनेमिक एरे हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।